Hello students, welcome to RS Group of Schools online classes. I am रचना दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है खनिज एवं ऊर्जा के स्रोत। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि खनिज क्या होता है। खनिज की परिभाषा क्या है? तो कह सकते हैं कि चट्टानों में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से विभिन्न रसायनों से मिश्रित पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। लेकिन एक साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों से चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज जो होते हैं वह अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन माना जाता है और विभिन्न प्रकार की चट्टानों में अलग अलग तरह की चट्टानें होती हैं और उसमें अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों में देखा जाता है कि इसमें मानव निर्माण का कोई भी योगदान नहीं होता है। अच्छा, तो खनिज पदार्थ हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? इसकी क्या उपयोगिता है हमारे लाइफ में? तो खनिज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कैसे? जैसे लोहा इस्पात होता है तो लोहा का यूज़ जो है वो लौह अयस्क एवं मैग्नीज का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। लोहा इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है क्योंकि इस उद्योग पे अगर देखा जाए तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो बिल्डिंग्स बनती हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की मशीनें एवं औजार इसी उद्योग से बनाए जाते हैं। तांबा भी एक महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। इसके अलावा और भी खनिज मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कोयला हो गया और हमारा ये तेल ऊर्जा हो गया, ये भी जो है मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगर हम पुराने ज़माने में बात करें तो ये बहुत पहले से हमारी पृथ्वी में मौजूद थे, लेकिन हम इनका यूज़ करना नहीं जानते थे। ह्यूमन नहीं जानता था कि ये जो खनिज पदार्थ हमारे भूगर्भ में मौजूद हैं तो इनका क्या उपयोग होगा। लेकिन धीरे धीरे मानव ने विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज कर ली और इनका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक रूप से विकसित देश विकासशील देश की तुलना में अपनी खनिज संपदा का आर्थिक उपयोग कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आदिम मानव, जो पुराने समय का जो मानव था, पत्थर के औजार बनाता था। पत्थर भी एक प्रकार का खनिज माना जाता है। इसके बाद वो उसने तांबे का यूज़ करना तांबे की शुरुआत की। तांबा शायद सबसे पहला धात्विक खनिज था जिसका प्रयोग मानव ने आरंभ किया था। तो पाषाण युग के बाद ताम्र युग आया, तांबे का युग आया। इसके बाद कांसे का युग आया जिसको हम कांस्य युग कहते हैं। कांसा, तांबे और टिन का मिश्रण होता है। इसके बाद जो है लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ जिसको हम लौह युग कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए भूगर्भ शास्त्री विभिन्न प्रकार के चट्टानों का सर्वेक्षण करते हैं। इसके बाद खनिज निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको शुरू करते हैं और आजकल विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा खनिज निकाले जाते हैं। जिस रूप में खनिज चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं वो अशुद्ध अवस्था में होते हैं। इसके पश्चात जो है उन्हें प्योर किया जाता है, उन्हें शुद्ध किया जाता है। कुछ खनिज पदार्थों की सतह के समीप ही पाए जाते हैं, मतलब जो हमारी अर्थ है उसमें उसके जो लेयर्स होते हैं, तो शुरुआत में ही कुछ खनिज जो है वो शुरू लेयर में ही जो है मौजूद रहते हैं, परंतु कुछ खनिज पदार्थ निकालने के लिए जो है बहुत खुदाई करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं हमारा कोल हो गया, कोयला। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम खनिज पदार्थ की तो ये उपयोगिता हो गई। आइए आगे हम देखते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज को प्रायः दो भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है? तो इन खनिजों जो धात्विक खनिज होता है उसको पिघलाया जाता है। इसको पिघलाने के बाद इन्हें विभिन्न आकारों में ढाला जाता है। एक बार प्रयोग होने के बाद इनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम कहें कि जैसे ही सोने को अगर निकाला जाता है
खानों से अगर सोने को निकाला गया तो उसको एज इट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको कई शेप में ढाला जाता है, उसके बाद वो उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कुछ धात्विक खनिज जैसे हमारे यहाँ प्लेटिनम हो गया, सोना है, चांदी है, ये बहुत कीमती होते हैं और इनका प्रयोग जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम हल्की धातु होती है जो बॉक्साइट से बनाई जाती है और जिसका प्रयोग किस में होता है, हवाई जहाज़ में बनाने में किया जाता है, जिसमें लोहा जो है वो सबसे अधिक उपयोगी धात्विक खनिज माना जाता है और आज के समय में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे मशीन के अलावा, मशीन तो बनती ही बनती हैं, इसके अलावा औजार बनाने में, रेल लाइन बनाने में, पुल बनाने में, मकान बनाने में आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। दूसरा नंबर है अधात्विक खनिज। इन खनिजों को पिघलाया नहीं जा सकता, इनको हम जैसे निकालते हैं वैसे ही यूज़ करते हैं और एक बार अगर इनका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, एक बार यूज़ कर लिया तो इनको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला। कोयला का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अगर कोयला हम खान से निकालते हैं और उसको फिर जला देते हैं तो दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही सेम पेट्रोल एंड डीजल का होता है, उसको अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो हम दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि भारत में खनिजों का वितरण किस तरह से होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत का जो पठारी क्षेत्र होता है उसमें विशेषकर अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज संपदा के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर के मैदानी क्षेत्र भी में जो है खनिज कम पाए जाते हैं, लेकिन जो है भारत का पठारी क्षेत्र है वो खनिज संपदा से भरपूर होता है। आगे खनिजों का जो वितरण है हमारे यहाँ उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क क्या है? भारत में लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है। यह बहुत उपयोगी खनिज होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसका उपयोग जो है इस्पात बनाने में किया जाता है। लौह अयस्क विशेष रूप से कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर कई और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी ये पाया जाता है। तो देखा जाए तो भारत जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात भी करता है। दूसरा है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज का प्रयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत में मैग्नीज का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है और इसके जो मुख्य रूप से राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र। और भारत में मैग्नीज का भी काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। आगे है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है कि ये एल्युमिनियम से बनाया जाता है और इसमें लोहे के बाद एल्युमिनियम दूसरी महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है। इसके बाद लोहे के बाद एल्युमिनियम को दूसरे नंबर पे रखा जाता है और बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? हवाई जहाज़ बनाने में, बिजली का सामान, बर्तन एवं इससे और भी अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। इसका मुख्य उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड है, हमारा आंध्र प्रदेश हो गया बॉक्साइट के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी जो है इसमें यहाँ पर बॉक्साइट के जो है काफ़ी बड़े भंडार मिलते हैं। तो भारत में बॉक्साइट का भी जो है बहुत बड़ा काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। अगला है हमारा तांबा। तांबा का यूज़ जो है बिजली के तार बनाने में होता है और भारत में जो तांबे की वैल्यू है वो कम है क्योंकि यहाँ पर तांबा कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से झारखंड आते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो भारत को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तांबे को आयात करना पड़ता है। आगे है सोना। हम सब जानते हैं कि सोना जो है एक बहुमूल्य धातु होता है जिसकी कीमत होती है और भारत में सोना काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध है। कर्नाटक जिसको हम कोलार
कोलार सोने की खान जो है वो भारत में है और वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है अभ्रक। अभ्रक जो है यह विद्युत का कुचालक होने के कारण विद्युत का सामान बनाने में इसमें अधिक प्रयोग होता है और इसका प्रयोग जो है जो पेंट वगैरह किया जाता है तथा वार्निश बनाने में भी किया जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है और विश्व का आधे से अधिक अभ्रक जो है वो भारत में इसका उत्पादन करता है और इसका अधिकांश भाग जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। अगला है पॉइंट, खनिज ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। तो खनिज ऊर्जा, सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा क्या है। तो जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। फॉर एग्जांपल सूर्य, ईंधन, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हमारी ऊर्जा में आती हैं। अगला है खनिज ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो खनिज ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इनका निर्माण पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशिष्टों से होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कोयला क्या है। कोयले का निर्माण किससे होता है? पेड़ पौधों के भूमि के अंदर दबने से तथा ताप एवं दाब के कारण लाखों वर्षों के बाद कोयले का निर्माण हुआ है। कोयला कार्बन की मात्रा के अनुसार विभिन्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला कौन सा माना जाता है? एंथ्रासाइट माना जाता है, जिसमें 90 to 95% कार्बन होता है। ये बहुत हार्ड होता है और कम धुआं देता है। इसमें कम कार्बन की मात्रा वाले कोयले को क्या कहते हैं? बिटुमिनस कहते हैं और इसमें 80 to 85% जो है कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला ही अधिकतर जो है वो प्रयोग में लाया जाता है और इससे कम कार्बन वाले कोयले को हम क्या कहते हैं? लिग्नाइट बोलते हैं और ये बादामी रंग का होता है। इसमें 70 to 75% जो है कार्बन मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरे नंबर पे आता है खनिज तेल। तो खनिज तेल क्या होता है कि खनिज तेल का निर्माण भी पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशिष्टों से हुआ, यानी वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और लाखों साल बाद जो है उनका वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि खनिज तेल के साथ साथ ही प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है और आज के युग में खनिज तेल ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत माना गया है और इसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और खनिज तेल को शुद्ध करने के लिए हमारे देश में विभिन्न राज्यों में तेल शोधक कारखाने स्थापित किए गए हैं। शुद्ध करने के पश्चात इससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर देखा जाए तो भारत का असम में डिगबोई ही खनिज तेल का मुख्य क्षेत्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है डिगबोई जो था वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले में एकमात्र जो है खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खनिज तेल के नए क्षेत्रों की खोज हुई और जैसे कि असम में ही अन्य खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं नाहर, कटिया एवं मोरान। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र और गुजरात में भी जो है महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र बनाए गए हैं। गुजरात में अंकलेश्वर, कैम्बे तथा कालोल एवं महाराष्ट्र में मुंबई हाई खनिज तेल के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। अगला है विद्युत। आजकल विद्युत ऊर्जा का एक प्रमुख पारंपरिक स्रोत बन गया है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो जल और दूसरा ताप विद्युत। विद्युत ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत माना जाता है जिससे कोई भी पोल्यूशन नहीं फैलता है और ये अन्य पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों से सस्ता भी माना जाता है और इसे तारों द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है, तो ये प्रदूषण भी जो है क्रिएट नहीं करता है। ताप विद्युत की अपेक्षा जल विद्युत स्थायी है, जल की उपलब्धता सदैव बनी रहेगी, जबकि कोयला एवं खनिज एक समय के बाद जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। ताप विद्युत का उत्पादन कोयले या खनिज तेल से किया जाता है। तो भारत में ताप विद्युत का प्रमुख जो प्रयोग है वो बहुत अधिक किया जाता है। लास्ट में है आपका आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा यूरेनियम एवं थोरियम से प्राप्त की जाती है। यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक झारखंड के सिंहभूम जिले में होता है। थोरियम केरल के समुद्र तट पर पाया जाता है
और आणविक ऊर्जा का प्रयोग अणु बम बनाने के लिए तो किया ही जाता है, परंतु भारत में इसका प्रयोग कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। भारत में इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। भारत चाहता है कि यूरेनियम का जो प्रयोग हो वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का महत्व। अब जैसे पहले हम पढ़ रहे थे खनिज ऊर्जा के स्रोत, जैसे कोयला पढ़ा हमने, खनिज तेल पढ़ा, तो ये सब क्या है, अनवकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको एक बार यूज़ किया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इनके जो भंडार हैं, इनके जो रिजर्वर्स हैं वो हमेशा मौजूद नहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त इनके अधिक प्रयोग से प्रदूषण भी फैलता है। तो आज जो है गवर्नमेंट भी है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को ज़्यादा महत्व दे रही है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, बायोगैस, और कूड़े कचरे से भी आजकल बनाई जाती है, और बायोडीज़ल। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के स्रोत माने जाते हैं, जिनको हम गैर पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। भारत में अभी इन ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग सीमित मात्रा में होता है, परंतु इनका जो भविष्य है, भविष्य में ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक समय आएगा जब कोयला और पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा या जो विद्युत है उसमें कमी आ सकती है, तो जो ह्यूमन है वो इनका यूज़ ज़्यादा करेगा। तो इनका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ सौर ऊर्जा के विशाल भंडार मौजूद हैं। तो हमारी सरकार ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा भी दे रही है। भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कन्याकुमारी में प्रयोग की जा रही है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं।